नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं नॉर्सेट 2022 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबल हैं इस नॉर्सेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन रीड कर रहा है, फॉलोइंग ए रीजनल एनेस्थीसिया। और रीजनल एनेस्थीसिया भी कौन सा? स्पाइनल एनेस्थीसिया। द पेशेंट्स ब्लड प्रेशर फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल चेंज कंट्रीब्यूट्स द डिक्रीड बीपी। यहाँ पर हम केवल यही नहीं पढ़ने वाले, क्वेश्चन नहीं देखने वाले, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर नाम दिया है स्पाइनल एनेस्थीसिया, जिसको कैटेगराइज किया गया है रीजनल एनेस्थीसिया में। मतलब कि एक पर्टिकुलर रीजन को एनेस्थेटाइज ये कर देता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया की बात कर रहे हैं तो ये कैसे दिया जाता है इंजेक्शन? कोई ना कोई इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन लगाने को क्या कहते हैं? लंबर पंक्चर, LP, लंबर पंक्चर कहते हैं। नोट कीजिएगा, लंबर पंक्चर कहाँ करते हैं, कहाँ लगाते हैं लंबर पंक्चर की सुई? उस एरिया में लगाते हैं, उस स्पेस में लगाते हैं जिसमें CSF होता है। और ये CSF कहाँ होता है? सब एरेक्नोइड स्पेस में होता है। अब एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि ये सब एरेक्नोइड स्पेस, एपिड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस, ये क्या होते हैं? सबसे पहले वो नोट करेंगे क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों ने मेनिंजेज का नाम सुना होगा, मेनिंजेज। अब मेनिंजेज क्या होती हैं? एक्चुअली मेम्ब्रेनस कवरिंग्स होती हैं। कोई भी आपको मेनिंजेज का नाम ले, उसका मतलब है मेम्ब्रेनस कवरिंग्स। मेम्ब्रेनस कवरिंग्स, कवरिंग्स का मतलब किसी न किसी को कवर करने वाली मेम्ब्रेन्स। किसको कवर करने वाली मेम्ब्रेन्स? ब्रेन एंड स्पाइनल कोर्ड को कवर करने वाली मेम्ब्रेन्स ही क्या हैं? मेनिंजेज हैं। कितनी होती हैं पता होना चाहिए सब लोगों को। 3 होती हैं, 1 2 3। कौन कौन सी होती है? एक होती है ड्यूरामेटर, एक होती है एरेक्नोइड मेटर, और तीसरी क्या होती है? पायामेटर। पी अगर आया, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मेटर और पायामेटर, ये 3 मेनिंजेज हैं। और ये क्या किसी क्रम में है क्या? जी, बाहर से लेकर के आउटर टू इनर मोस्ट ये कवरिंग्स होती हैं। इनको याद रख लीजिएगा, DAP के नाम से दिमाग में रखिएगा। DAP खाद आता है, फर्टिलाइजर आता है अभी जो खेतों में डाला जाता है। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट दिमाग में रखिएगा, इन मेनिंजेज के बीच में कोई ना कोई स्पेस है। देखो, ये 2 कवरिंग्स हैं, ये 2 कवरिंग्स हैं, इनके बीच में कोई ना कोई स्पेस होता है। तो ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड मेटर, तो ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड मेटर के बीच में जो स्पेस है वो क्या है? ड्यूरामेटर के नीचे, बाहर से अंदर की तरफ में आ रहे हैं ना हम, ड्यूरा के नीचे का स्पेस। नीचे की चीज़ को हम क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? सब। किसी के नीचे सब, और किसके नीचे है? ड्यूरा के नीचे। तो सब ड्यूरल स्पेस हो गया भाई। ये फिजियोलॉजिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अब देखिएगा आप, एरेक्नोइड और पायामेटर के नीचे भी वैसे ही कोई ना कोई स्पेस है। किसके नीचे है वो? एरेक्नोइड और पायामेटर के बीच में भी कोई ना कोई स्पेस है। तो किसके नीचे हुआ? एरेक्नोइड के बीच में होगा। एरेक्नोइड के बीच में हुआ तो उसको नीचे क्या हुआ? तो इसका मतलब क्या बोल दिया हमने? सब एरेक्नोइड स्पेस। ये सब एरेक्नोइड स्पेस ही वो स्पेस है जिसके अंदर CSF होता है। समझिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई नहीं बताएगा आपको इतना इजी मेथड से समझा करके कि इन चीज़ों को कैसे याद रखना। अब एक स्पेस और होता है, देखो, ड्यूरा के ऊपर। ऊपर को क्या बोलते हैं हम? AP। किसके ऊपर है? ड्यूरा के ऊपर है, तो ये एपिड्यूरल स्पेस है। मतलब ड्यूरा और वर्टिब्रल वॉल के बीच में जो स्पेस है, वर्टिब्रल वॉल के बीच में जो स्पेस है, मतलब वो ड्यूरा के ऊपर है, तो उसे हम एपिड्यूरल स्पेस भी बोलते हैं। एपिड्यूरल स्पेस हम इसको बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों के लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और समझ में आई होंगी। अब स्पाइनल एनेस्थीसिया आपको देना है। स्पाइनल एनेस्थीसिया कहाँ देते हैं? जिसमें CSF होता है। CSF किस में है? सब एरेक्नोइड स्पेस में है। तो स्पाइनल कोड के थ्रू, भाई स्पाइनल कोड के अलोंग सब एरेक्नोइड स्पेस तो बहुत लंबी दूरी में है। तो कहाँ पर, कौन से रीजन में देते हैं हम? लंबर पंक्चर का नाम लिया हमने अभी, लंबर
पंक्चर का हमने नाम लिया। तो यहाँ पर कौन से स्पेस होते हैं भाई? L1, L2, L3, L4, 5, L4, L5 लंबर वर्टिब्री हैं। के बीच में L1, L2 या L2, L3 या L3, L4 या L4, L5, यानी कि ये L4 और L5 के बीच में, L3, L4 के बीच में, किसके बीच में देते हैं? एक चीज़ याद दिमाग में रखिएगा, L2 तक, वैसे ज़रूरी नहीं है L1 तक भी, L2 तक स्पाइनल कोड आती है, तो उसके ऊपर तक तो नहीं देते, यहाँ तक तो नहीं देते, इसके नीचे देते हैं। तो बेस्ट प्लेस जो है, बेस्ट स्पेस जो है वो लंबर पंक्चर के लिए क्या है? L3, L4 है। L4, L5 भी दे सकते हैं क्या? जी दे सकते हैं, तो लेकिन एग्जाम में आता है तो L3, L4 आपको नोट करना है। इसका मतलब स्पाइनल एनेस्थीसिया कहाँ दिया जाता है? L3, L4 के बीच में। क्यों? क्योंकि L2 तक स्पाइनल कोड आती है। चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को बहुत अच्छे से। अब लगे हाथ एक चीज़ और बता दें कि आप लोगों को स्पाइनल एनेस्थीसिया में सबसे कॉमन जो ड्रग है वो कौन सी देते हैं? कॉमन ड्रग जो है वो ब्यूपीवेकेन देते हैं भाई। कौन सी देते हैं? ब्यूपीवेकेन के नाम से मेडिसिन आती है, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग आती है, वो दी जाती है ब्यूपीवेकेन। लिग्नोकेन की तरह से आती है, जाइलोकेन की तरह से आती है। ब्यूपीवेकेन ड्रग जो है हम स्पाइनल एनेस्थीसिया में देते हैं। अब आपने जैसे ही किसी पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया, लंबर पंक्चर किया, लंबर पंक्चर जिस निडिल से हम करते हैं उसके लिए निडिल आती है लंबी सी, हम आपको कल ही दिखाएंगे, कल ही डायरेक्टली हम अपने ओटी कॉम्प्लेक्स से हम आपको बताएंगे कि एलपी की जो निडिल जो है वो किस तरीके की होती है, क्या क्या उसके साइजेज होते हैं। जैसे ही आपने पेशेंट को स्पाइनल से दे दिया, जैसे ही पेशेंट को आपने स्पाइनल एनेस्थीसिया दे दिया, पेशेंट की वेजोमोटर सिंपैथेटिक नर्व्स जो होती हैं उनको एनेस्थेटाइज करता है ये सिंपैथेटिक नर्व्स को। अब इनको पैरालाइज कर देता है। नॉर्मल में वेजोमोटर सिंपैथेटिक नर्व्स का काम क्या होता है? नॉर्मल में क्या काम करती हैं? वेजो कंस्ट्रिक्शन का काम करती हैं। वेजोमोटर पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स क्या करती हैं? वेजो डायलेशन का काम करती हैं। तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन का काम करती है। इसको आपने क्या कर दिया? एनेस्थेटाइज कर दिया, यानी ये क्या हो गई भाई? पैरालाइज हो गई। पैरालाइज हो गई तो ये काम वेजो कंस्ट्रिक्शन का काम नहीं हो रहा। क्या होगा? इसका अपोजिट काम होगा। क्या होगा भाई? वेजो डायलेशन कोज करती हैं। वेजो डायलेशन का इफेक्ट क्या होता है? बीपी कम हो जाता है, यानी पेशेंट को हाइपोटेंशन होता है। मैंने ऑलरेडी भी कई बार आप लोगों को बताया है कि फॉलोइंग एनी स्पाइनल एनेस्थीसिया पेशेंट को क्या होगा? हाइपोटेंशन होता है। कोज क्या है उसका? वेजो डायलेशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल चेंज कंट्रीब्यूट टू द डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर? वेजो डायलेशन। क्यों? क्योंकि वेजोमोटर सिंपैथेटिक नर्व जो है वो एनेस्थेटाइज हो गई है। आई होप आप लोगों की चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर इसके साथ में डिस्कस कर ली हैं। What therapeutic effect can you anticipate while caring a patient who is receiving serum albumin? किसी पेशेंट को आप क्या दे रहे हो? सीरम एल्बुमिन दे रहे हो। एल्बुमिन क्या चीज़ है? प्लाज्मा प्रोटीन होता है। सभी लोगों को पता है प्लाज्मा प्रोटीन होता है। और प्लाज्मा प्रोटीन में भी क्या है भाई? द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन होता है कौन? एल्बुमिन। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन नहीं, प्लाज्मा प्रोटीन, द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन। इसका मतलब नोट कर लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो कौन सा होता है? एल्बुमिन ही है। अब एल्बुमिन का काम क्या होता है? ये प्लाज्मा के ओस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। लेकिन यहाँ पर एल्बुमिन क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है। और प्लाज्मा प्रोटीन्स जब ओस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं, जब ओस्मोटिक प्रेशर जो है प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा मेंटेन होता है, तो उस प्रेशर को हम ओंकोटिक प्रेशर बोल देते हैं। ओंकोटिक प्रेशर और ओस्मोटिक प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं है। ओंकोटिक प्रेशर वो ओस्मोटिक प्रेशर है जो कि जिसके लिए प्लाज्मा प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। जब कभी भी प्लाज्मा प्रोटीन कम हो गए मतलब ओंकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। ओंकोटिक प्रेशर कम हुआ इसका मतलब फ्लूइड जो है वो एस्केप करता है। फ्लूइड जो है वो वेसल से बाहर एस्केप करेगा और एडिमा कोज हो जाता है। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? अब आप सीरम एल्बुमिन किसी भी पेशेंट को अगर दे रहे हो तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न एक ही है,
और वो क्या है, ये ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। हमने यहाँ पर मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन की बात की, तो अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन जो हैं कौन कौन से हैं, जो ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, एक एल्बुमिन है, दूसरा क्या है ग्लोब्युलिन है, और तीसरा क्या है फाइब्रिनोजन है। ये दिमाग में रखिएगा, एल्बुमिन, ग्लोब्युलिन और फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन जो है वो लगभग 54% होता है, ग्लोब्युलिन जो है लगभग 38% होता है, फिब्रिनोजन जो है वो लगभग 7% होता है। इसका मतलब लगभग 99% प्लाज्मा प्रोटीन्स किससे बने होते, प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या हैं, वो एल्बुमिन, ग्लोब्युलिन और फाइब्रिनोजन ही हैं। आप लोगों को एक चीज़ और समझ में आनी, आपसे कोई पूछ ले कि चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑन्कोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर, इस ऑन्कोटिक प्रेशर के लिए, प्लाज्मा के ऑन्कोटिक प्रेशर के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो भी क्या है, एल्बुमिन है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस एल्बुमिन की सीरम एल्बुमिन का नॉर्मल लेवल क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, 3.5 से 5.5, यानी पोटेशियम वाली वैल्यू, तो पोटेशियम वाली दिमाग में रख लेना, लेकिन ग्राम पर डेसीलीटर कैसे याद रखोगे, 3.5 से 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर। और अब आप यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना कि हम मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मिलीग्राम पर डेसीलीटर में पढ़ते हैं, तो ये ग्राम पर डेसीलीटर में क्या गलत है क्या, जी नहीं, ये ग्राम पर डेसीलीटर ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, इसलिए दिमाग में रखिएगा। कहाँ सिंथेसाइज होता है, ये लीवर के अंदर सिंथेसाइज होता है। बहुत सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। तो यहाँ पर सीरम एल्बुमिन क्या काम कर रहा है, ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा, हाउ कैन यू हेल्प टू प्रिवेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म व्हाइल कैरिंग ए पेशेंट ऑन कंप्लीट बेड रेस्ट। कोई पेशेंट किस पर है, कंप्लीट बेड रेस्ट पर है, किसका चांस है पेशेंट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का चांस है, अब कैसे आप उसको प्रिवेंट करोगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इस पेशेंट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेज क्यों हैं। जो भी पेशेंट कंप्लीटली बेड रेस्ट पर है, ऑब्वियस सी बात है वो एक तरीके से स्टेट कंडीशन में, स्टेसिस की कंडीशन में, जिसमें वीनस स्टेसिस की कंडीशन है। ये वीनस स्टेसिस क्या है कि भी वीनस ब्लड जो है वो उस बहाव के साथ में उस तरीके से सर्कुलेट नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए, और वो भी कहाँ पर, लोअर एक्सट्रीमिटीज में ज़्यादा, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज में थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है। ये थ्रोम्बस क्या हो सकता है, अगर वहाँ से निकल गया, मूव कर गया, तो फिर हम इसको बोलेंगे एम्बोलस, और एम्बोलस जो है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है वो कोज कर सकता है। सबसे पहली बात तो ये तो हो गया रीजन जी, ठीक है। अब इस ऐसे केसेज में आप क्या कराओगे, ऑब्वियस सी बात है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की पेशेंट की एक्सरसाइजेज होनी चाहिए। और एक्सरसाइजेज के लिए आप क्या करते हो, पेशेंट की एक्सरसाइज के लिए क्या कराना चाहिए, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, जो लेग में एक होता है डोर्सीफ्लेक्शन, एक होता है प्लेंटर फ्लेक्शन, दिस इज प्लेंटर फ्लेक्शन, दिस इज डोर्सीफ्लेक्शन। ये भी दिमाग में रख लीजिएगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में आ जाता है, दिस इज कॉल्ड एज डोर्सीफ्लेक्शन। तो लेग की एक्सरसाइजेज कराते हैं, एक्सरसाइजेज में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डोर्सीफ्लेक्शन। डोर्सीफ्लेक्शन यानी ये देखिए बॉडी की तरफ में मूवमेंट है, प्लेंटर फ्लेक्शन में इसको ये एक्सटेंशन वाली कंडीशन है, लेकिन इसमें डोर्सी एक्सटेंशन बोलते नहीं, इसको प्लेंटर फ्लेक्शन बोला जाता है, उल्टा बोलते हैं इसमें भाई। तो डोर्सी फ्लेक्शन जो है वो पेशेंट में प्रीफर किया जाता है। ये किस लिए है, केवल और केवल पल्मोनरी एम्बोलिज्म को रोकने के लिए। ऑप्शन देखिए, टीचिंग द पेशेंट हाउ टू एक्सरसाइज द लेग्स, और कैसे लेग एक्सरसाइज करनी है, डोर्सी फ्लेक्शन। डोर्सी फ्लेक्शन का मतलब इस तरीके से जो टो है उसको आपको लेकर के आना है, ये पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन और देखिए, एन आईवी सॉल्यूशन कैन बी अलाउड फॉर इन्फ्यूजन फॉर मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम। कोई आईवी सॉल्यूशन जो है वो कितने समय के लिए पेशेंट के साथ में टंगा रह सकता है। बहुत सा इजी सा क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। किसी भी आईवी सॉल्यूशन को 24 घंटे से ज़्यादा के लिए नहीं अलाउ किया जाता, क्योंकि इसके बाद में इसके कॉन्टामिनेट होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, 24 घंटे से ज़्यादा आप किसी भी आईवी इन्फ्यूजन को काम में नहीं लोगे। अगर इससे ज़्यादा हो भी गया है तो आप उसको फिर चेंज कर दोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर टेकिंग केयर ऑफ ए पेशेंट हु इज रिकवरिंग ड्यूरिंग इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। कोई पेशेंट जो है रिकवर कर रहा है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, यानी सर्जरी होकर जस्ट बाहर आया है। व्हाट शुड बी योर प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। हमने शायद ऑलरेडी भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में पेशेंट का एयरवे मेंटेन करना सबसे बड़ा और सबसे प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन आपका होना चाहिए, क्योंकि एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन क्या कोज कर सकता है आपके लिए। एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो ब्रीदिंग को इम्पीड कर सकता है, जिसका कारण जो है डेथ के लिए भी लीड कर सकता है। तो एयरवे मेंटेनेंस, एयरवे पेटेंट रखना ही आपका सबसे इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन होना चाहिए टू मेंटेन पेटेंट एयरवे। इसके साथ में एक चीज़ और ध्यान में रख लीजिएगा कि जनरल एनेस्थीसिया के बाद में पेशेंट की पोस्ट ऑप पोजीशन क्या होनी चाहिए। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं साइड लाइंग पोजीशन ड्रेनेज को प्रमोट करने के लिए, ताकि एस्पिरेशन से बचाया जा सके पेशेंट को। आज के सेशन में ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। बहुत ही जल्द एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस के साथ में वापस आएंगे आप लोगों के सामने, और इन क्वेश्चंस को 1% भी स्किप मत कीजिएगा एग्ज़ाम के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।